इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। इस वक्त पाकिस्तान में हलचल काफी तेज है। आर्टिकल 370 पर कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह का ऑडियो सामने आने के बाद पाकिस्तानी वेबसाइट्स पर हेडलाइंस छपने लगी हैं। पाकिस्तान के डॉन न्यूज से लेकर जियो न्यूज तक अचानक कश्मीर वाली सुर्खियां दिखाई देने लगी हैं। क्लब हाउस पर आर्टिकल 370 को लेकर पाकिस्तानी पत्रकार ने जिस तरीके से मोदी के खिलाफ पूरी भूमिका बनाकर सवाल पूछा और फिर जैसा जवाब कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने दिया, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी ने सीधा आरोप लगाया है कि कश्मीर के मुद्दे पर कांग्रेस और पाकिस्तान की साठगांठ है। क्या इन दावों में वाकई दम है? ये इस रिपोर्ट से समझते हैं। क्लब हाउस सेशन में कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह, अचानक एक पाकिस्तानी की एंट्री और कश्मीर पर दिग्विजय सिंह की पाकिस्तान वाली बोली। बहुत गौर से सुनिएगा दिग्विजय सिंह की 4 अहम और विस्फोटक बातें। Democracy was not there in Kashmir when they revoked Article 370. Then Insaniyat was not there because they put everyone behind bars. The decision of revoking Article 370 and reducing the statehood of J&K is extremely, I would say, sad decision, and the Congress party would certainly have to have a relook on this issue. दिग्विजय सिंह ने कश्मीर पर पाकिस्तान की वकालत की। आर्टिकल 370 पर दिग्विजय सिंह ने पाकिस्तान की लाइन ली और सबसे बड़ी बात यह कही कि कांग्रेस सत्ता में आई तो इस पर जरूर सोचेगी। यह पाकिस्तानी पत्रकार खुद आया या किसी के बुलाने पर आया? क्या इसके आने का मोटिव पहले से फिक्स था? क्या पूरी प्लानिंग के साथ पाकिस्तानी पत्रकार के कश्मीर वाले सवाल को कांग्रेस के एजेंडे के तहत प्लान कराया गया? पहले इस पाकिस्तानी का बायोडेटा देख लीजिए। नाम है शाहजेब जिलानी। इसके ट्विटर प्रोफाइल के बायो से साफ है कि यह लंदन से लेकर वॉशिंगटन और बेरूत से लेकर पाकिस्तान तक अलग अलग संस्थानों के लिए काम कर चुका है। अब यह सिर्फ एक संयोग नहीं हो सकता कि कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह एक क्लब हाउस सेशन का हिस्सा बनते हैं और यह पाकिस्तानी पत्रकार कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने की वकालत के लिए प्री प्लान्ड स्ट्रेटेजी के साथ पहले से तैयार किया गया सवाल पूछता है। अब आप बहुत गौर से वो सवाल सुनिए। सवाल की शुरुआत कैसे हुई, पाकिस्तान का जिक्र कितनी चालाकी से हुआ और कश्मीर वाला सवाल कैसे फिट हुआ, पूरी क्रोनोलॉजी समझ जाएंगे। Digvijay Singh ji, I'm a journalist. I've been with BBC for a long time. I was a correspondent in Pakistan, Washington, other places. I'm currently speaking to you from Germany. I'm with Deutsche Welle News. So I come from Pakistan, from Sindh province. I have shocked, obviously, as a journalist, as a profession, as a Pakistani, with shock what has happened in India in the last 7-8 years, how its social, political fabric has changed. But my question is more about, the regional situation with regards to Kashmir. For a long time, the Indian media, it appeared to me, was held hostage by the BJP machinery, and it's only unfortunately in the last couple of months that we're beginning to see media starting to do its job for taking on the government for its failure on corona. If and when this government goes and India does get rid of PM Modi, what is the way forward on Kashmir? I mean, I know that it's kind of on the margins given what's going on in India, but it is an issue that has existed for so long between our two countries. What is it that can be done, that will be done if there's a change in the government? Thank you so much. इस पाकिस्तानी पत्रकार का सवाल थोड़ा लंबा था मगर सुनना जरूरी था। एग्जाम्पल के तौर पर इस पाकिस्तानी पत्रकार ने शुरुआत में मोदी सरकार के 7 सालों का जिक्र करके एजेंडा चलाया, मीडिया को बंधक बनाने का आरोप लगाकर कांग्रेस और राहुल की लाइन लेंथ पकड़ी, कोरोना के फेल्योर का हवाला देते हुए सेम टू सेम मोदी विरोधियों की पटकथा पड़ी और इसके बाद बड़ी चालाकी से कश्मीर वाला सवाल दाग दिया और मोदी को हटाने की बात कह दी।
पाकिस्तानी पत्रकार का सवाल और दिग्विजय सिंह का जवाब सामने आने के बाद अब सियासी पारा चरम पर है। बीजेपी ने सीधा आरोप लगाया है और पूछा है कि क्या कांग्रेस और उसके नेताओं ने पाकिस्तान से सांठगांठ कर ली है? क्या सब कुछ स्टेज मैनेज्ड है? बंधुगण, इस क्लब हाउस में हम देखते हैं कि पाकिस्तान का एक पत्रकार, पाकिस्तान का एक जर्नलिस्ट किस प्रकार से मोदी जी के हटने के बाद भारत की सत्ता क्या होगा, भारत के सत्ता का पॉलिसी कैसा होगा, कश्मीर पॉलिसी कैसा होगा, इस पर सवाल पूछता है। दिग्विजय सिंह जी ने धन्यवाद देते हैं, थैंक यू। थैंक यू कहने के बाद दिग्विजय सिंह जी ओबलाइज करते हैं और उत्तर देते हैं कि अगर मोदी जी हट जाते हैं सत्ता से तो जो कश्मीर पॉलिसी होगी उसके अंतर्गत कांग्रेस की जो सरकार आएगी वो आर्टिकल 370 को फिर से रिवोक कर देगी, अर्थात आर्टिकल 370 को 370 को जम्मू कश्मीर में पुनः स्थापित करेगी। एक पैटर्न है, आप अगर डॉट्स को ज्वाइन करेंगे तो आप देखेंगे आज जो दिग्विजय सिंह जी ने कहा है, मुझे तो पूरा शक है कि ये पूरा का पूरा स्टेज मैनेज था। उस पत्रकार को दिग्विजय सिंह या कांग्रेस पार्टी के किसी बड़े नेता ने ही कहा होगा कि ये सवाल आप पूछना। ऐसा नहीं है कि उसने कोई रैंडम सवाल पूछ लिया, ये सब स्टेज मैनेज्ड होता है, ये टूल किट का हिस्सा है। अब पूछने वाले तो यह भी पूछेंगे कि अगर आर्टिकल 370 पर कांग्रेस और पाकिस्तान के बीच सब कुछ पहले से स्टेज मैनेज्ड है तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी। जब हमने इसकी पड़ताल की तो हमें कुछ फैक्ट्स मिले, पहले एक एक करके वो फैक्ट्स देखते हैं। 25 अगस्त 2019 को राहुल ने अपनी टाइमलाइन पे यह ट्वीट किया था और कहा था कि 20 दिन हो गए जम्मू कश्मीर के लोगों से उनकी आजादी छीन ली गई, विपक्षी पार्टियों के नेताओं को और प्रेस को दबाया जा रहा है, सबके खिलाफ फोर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये वो वक्त था जब आर्टिकल 370 हटाई जा चुकी थी। राहुल का यह ट्वीट आने के कुछ घंटों के बाद ही पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र में एक डोजियर डिपॉजिट करता है और ध्यान देने वाली बात यह है कि उस डोजियर में बाकायदा राहुल गांधी का जिक्र होता है, जैसा कि आप डोजियर के इस पन्ने पर साफ साफ देख सकते हैं। बात यहीं खत्म नहीं होती। पिछले साल 13 फरवरी को राहुल ने कोरोना को लेकर एक ट्वीट किया था और उसमें जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखा दिया। बाद में गलती का एहसास होने पर उसे डिलीट जरूर किया, लेकिन तब तक देर हो गई थी और बीजेपी ने उसे मुद्दा बना लिया और इस बार भी वैसा ही हो रहा है। कांग्रेस के नेताओं के पाकिस्तान प्रेम की ये लिस्ट काफी लंबी है। एक एग्जाम्पल शशि थरूर का भी है, जो लाहौर लिट फेस्ट को संबोधित करके कहते हैं कि भारत के मुकाबले पाकिस्तान ने कोरोना मैनेजमेंट अच्छे से किया। अभी तक आपने सिर्फ कुछ रीसेंट एग्जाम्पल देखे हैं। आर्टिकल 370 हटाए जाने से लेकर कोरोना तक कांग्रेस ने कब कब पाकिस्तान की लाइन पकड़ी है, इसके सबूत देखें। मगर अब आपको थोड़ा और पीछे लेकर चलते हैं। कांग्रेस के एक और नेता मणिशंकर अय्यर की कुछ ऑडियो वीडियो सुनाते हैं, क्योंकि समय समय पर मोदी को हटाने की स्क्रिप्ट इन्होंने भी पढ़ी है। मोदी को हटाकर राहुल को प्रधानमंत्री बनाने की अपील भी की है, वो भी पाकिस्तान जाकर। इसके सैंपल देख लीजिए। अभी क्या करने की जरूरत है इंडिया पाकिस्तान को ताकि ये इम्पैक्ट खत्म? पहले तो मोदी को निकालो, पूरे मोदी को नहीं तो बात आगे बढ़ने। आने वाले जो इंतखाब होने वाला है हिंदुस्तान में, वैसे तो अगले साल होने वाला है, लेकिन बात चल रही है कि शायद इस साल ही हो जाए कि हुकूमत बदले। हुकूमत बदल गई और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन गए, वजीर आजम बन गए, तो तब कम से कम मैं उनसे मिलकर कह सकता हूं कि भाई साहब आप कृपया जाकर पाकिस्तान से बात करें। और वही जो उनके वालिद के स्पीचेस हैं, जो कि उन्होंने बेनजीर के की मौजूदगी में यहाँ इस्लामाबाद आकर कहा, उनको निकाल कर मैं राहुल जी को दे दूंगा, कहूंगा कि इसको पढ़िए और इस बुनियाद पर हम आगे बढ़ें। Partition of India was the partition of the Muslims. 200 million here, 200 million there, 200 million in the middle. 600 million Muslim voices as one. It will be probably the most strong influence in the politics of the 21st century. But we've divided ourselves. So I believe in India-Pakistan relations being good for one and one reason only. It had nothing to do with Pakistan. It had everything to do with India. That if this hostility continues, then a salience is created in the Indian mind between Pakistan and Muslims. So it becomes very easy to tell an Indian Muslim, go to Pakistan. ये मोदी को हटाना होगा और कांग्रेस को लाना होगा, ये गुहार कोई आज से नहीं,
जब से मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं तब से ये गुहार कांग्रेसी नेता, कांग्रेस के दिग्गज नेता पाकिस्तान से लगा रहे हैं। कल जो क्लब हाउस में हुआ है उसमें भी मोदी को हटाना होगा, मोदी के हटने के बाद का भारत कैसे होगा, यह चिंता पाकिस्तानियों और कांग्रेसियों के बीच में चल रही है। और इन सबके सरगना, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, चाहे वो मणिशंकर अय्यर हो, ये सबके सरगना है आदरणीय राहुल गांधी जी। पाकिस्तान से भी हाल फिलहाल में कई सारे ऐसे ऑडियो वीडियो आए हैं जिसमें बाकायदा कांग्रेस का नाम लेकर कहा जाता है कि भारत में कांग्रेस ही उनकी इकलौती उम्मीद है। चौंकाने वाली बात यह है कि अपील करने वालों में हाफिज सईद जैसा आतंकवादी है। गौर से सुनिए ये दो वीडियोस। मैं देख रहा हूं कि वहां बहुत बरखा दत्त जैसे लोग भी मौजूद हैं, बहुत अच्छे बात करने वाले भी मौजूद। अभी देखिए कांग्रेस में जो गुफ्तगू हुई है, कांग्रेस ने की है, बीजेपी से कहा है कि भाई आप पाकिस्तान पर इल्जामात मत दो, आप अपने घर को देखो। जो कुछ तुम कर रहे हो कश्मीर के अंदर, इतना जुल्म तुमने ढाया, उनके हुकूक तुमने गसब किए, जो तुम कर रहे हो और पाकिस्तान की तरफ इल्जाम दे के तो आप इस मसले को हल तो नहीं कर सकते। तो मेरा ख्याल है कि वहां अच्छे लोग भी मौजूद हैं। कश्मीर की आजादी और मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों की मिजरीज के खात्मा का रास्ता कैसे निकलेगा जब जंग भी नहीं करते और मुज़ाकरात भी नहीं। पाकिस्तान का रोल बड़ा की है। हमें ये इशू को अब बड़े संजीदा तरीके से, सस्टेन तरीके से इसको लेके चलना है। इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है और कई हिंदुस्तान के लोग आपके साथ सिंपथाइजर भी हैं। अरुंधति रॉय है, ममता बनर्जी है, कांग्रेस पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, लेफ्ट पार्टीज है, दलित पार्टीज हैं। हिंदुस्तान सारे लोग तो नहीं मोदी। दिग्विजय सिंह जैसे नेता पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जाकर जब कोई बयान देते हैं तो पाकिस्तान में उसे हाथों हाथ उठाया जाता है। इसके कुछ लेटेस्ट एग्जाम्पल भी देख लीजिए। दिग्विजय का ऑडियो वायरल होने के बाद 12 जून को रेडियो पाकिस्तान ने यह हेडलाइन दी और लिखा कि भारत सरकार जिस तरह की कार्रवाई कर रही है, जिस तरह अभिव्यक्ति की आजादी को दबा रही है, वो चिंता का विषय है। शनिवार को ही जियो न्यूज ने खबर छापी कि ब्रसेल्स में यूरोपियन पार्लियामेंट के एक पूर्व सदस्य ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को जम्मू कश्मीर का टेरिटोरियल स्टेटस बदलने और पॉपुलेशन रेशियो तब्दील करने से भारत को किसी तरह रोकना चाहिए। और यह भी लिखा कि कश्मीर कॉज के मोबिलाइजेशन के लिए ईयू और पाकिस्तान को अहम रोल निभाना होगा। 4 दिन पहले ही डॉन न्यूज में एक लेख छापा गया जिसका शीर्षक था कि पाकिस्तान कश्मीर पर भारत के उठाए कदम को चैलेंज करेगा। अब सवाल है कि क्या 370 वाले पाकिस्तान क्लब हाउस की तैयारी एक हफ्ते पहले शुरू हो गई थी और क्या दिग्विजय के बयान का आना और पाकिस्तान में कश्मीर के मुद्दे पर हलचल बढ़ना एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एक तो कांग्रेस का पाकिस्तान के साथ सांठगांठ, कांग्रेस का पाकिस्तान के साथ खड़ा होना, दोनों के विचार एक जैसे हैं। कांग्रेस और पाकिस्तान के विचार एक जैसे। ये किसी एक कांग्रेस के व्यक्ति का पर्सनल विचार हो, निजी विचार हो या व्यक्तिगत विचार हो, ऐसा नहीं है। कुछ दिनों पहले हमने एक टूल किट के विषय में भी जिक्र किया था। ये सारा जो आप देख रहे हैं, ये सारा उस टूल किट का हिस्सा है। भारत को किस प्रकार से अपदस्थ करना है, हिंदुस्तान के खिलाफ किस प्रकार से बोलना है, मोदी जी के खिलाफ किस प्रकार जहर उगलना है, भले उसके लिए पाकिस्तान, चीन इत्यादि से समर्थन क्यों न लेना पड़े, ये सारा कुछ कांग्रेस के उस टूल किट का हिस्सा है जिस टूल किट के विषय में भारतीय जनता पार्टी ने खुलासा भी किया था। बहरहाल विवाद काफी आगे बढ़ गया है। दिग्विजय सिंह भले ही ट्वीट करके सफाई दें, ये कहें कि उनके बयान को फैलाने वाले शैल और कॉन्सिडर में फर्क नहीं समझते, मगर दिग्विजय को इस बात का जवाब तो देना ही पड़ेगा कि उनके ऑडियो में ना तो शैल है और ना कॉन्सिडर है। हाँ, उन्होंने कश्मीर में धारा 370 के मुद्दे पर सर्टेनली शब्द का प्रयोग जरूर किया है, जैसा कि हरदीप सिंह पुरी के ट्वीट से भी क्लियर है। ये भारत का मुकुटमणि है, अभिन्न अंग है। ये कांग्रेस ही थी जिसने कश्मीर में धारा 370 लगाने का पाप किया था। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने धारा 370 हटा दी। अब एक देश में 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान नहीं है। लेकिन कांग्रेस अब फिर पाकिस्तान की भाषा बोल रही है। कांग्रेस पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। पाकिस्तान से सांठगांठ की भी बात हो रही है, मगर कैमरे पर अभी भी धारा 370 के बहाने मोदी विरोध के वही सुर सुनाई दे रहे हैं। Well, the question is trust.
this state did not merge. It joined the Union of India on certain terms, and one of the terms was Article 370. And there are two already Supreme Court verdicts on this, which clearly state that this is a permanent feature now. And I'm very grateful to Digvijay Singh ji. He has realized the sentiments of people. 2019 का जो रेजोल्यूशन है कांग्रेस वर्किंग कमेटी का, वो बहुत स्पष्ट है कि जिस प्रकार से धारा 370 खत्म किया गया जल्दबाजी में, कश्मीर के लोगों को विश्वास में नहीं लिया गया, वहाँ की विधानसभा को विश्वास में नहीं लिया गया, तो उस पर उसका फ़ायदा पाकिस्तान ने उठाया और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक बार फिर कश्मीर की आवाज़ को बुलंद किया या कश्मीर के मसले को उठाया। तो इसी बात को लेकर उन्होंने कहा, और हमारा जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस का स्टैंड वही है जो 2019 में हमारा स्टैंड था, जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी का प्रस्ताव है, आज भी हम उसी प्रस्ताव के साथ खड़े हैं। लेकिन सर, अभी जब आर्टिकल को पूरी तरह से हटा दिया गया है, तब इस तरह का बयान देना कि ये दुखद है, आपको नहीं लगता अननेसेसरी कंट्रोवर्सी को जन्म देता है? देखिए, जो भी है, हमने कहा ना कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी का उस पर बहुत विस्तार से उस पर हम लोगों ने प्रस्ताव लिया हुआ है, तो आप उसको देख लें और उसमें सारी चीज़ें हैं कि जिस परिस्थिति में जो कुछ वहाँ फैसला लिया भारतीय जनता पार्टी जैसे उसको एग्जीक्यूट किया, उस पर कांग्रेस ने सवाल किया था, तो इसलिए जो है और जिस जल्दबाजी में उसको किया गया, तो वो सारी चीज़ें हैं, उसको देखने की ज़रूरत है। तर्क चाहे जो भी दिया जाए, मगर 370 वाले पाकिस्तान क्लब हाउस में दिग्विजय सिंह ने जो बातें कही, मोदी को हटाने के इरादे से जो सवाल पाकिस्तानी पत्रकार ने पूछे, क्या वो प्री प्लान थे? आने वाले दिनों में कांग्रेस को इन सवालों के जवाब देने ही होंगे। और उत्तर प्रदेश के चुनाव में ओवैसी की एंट्री होने वाली है। यूपी में भी ओवैसी ने अपनी जमीन तैयार करना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश के लिए ओवैसी ने M+D फैक्टर को आजमाने का प्लान बनाया है। M मतलब मुस्लिम और D मतलब दलित। लेकिन योगी ने भी पहले ही दलित और पिछड़े वोटरों को जोड़कर जीत की स्ट्रेटेजी, रणनीति बनानी शुरू कर दी है। अब इसमें किसका पलड़ा भारी है, यह हमारी स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। यूपी जीतने के लिए योगी की तैयारी शुरू हो चुकी है। लखनऊ वापस लौटते ही योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले विपक्ष के सबसे बड़े मुद्दे को टारगेट किया। यह मुद्दा है बेरोजगारी। योगी आदित्यनाथ ने अपने 4 सालों का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया कि 4 सालों में किसको कितनी नौकरियां और रोजगार मिला है। 4 साल में 4 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिली। 2021 के अंत तक कुल 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां मिल जाएंगी। यूपी में 1 लाख से ज्यादा महिलाओं को सरकारी नौकरी मिली। मनरेगा के जरिए 1 करोड़ 50 लाख श्रमिकों को रोजगार मिला। स्टार्टअप से 5 लाख युवाओं को रोजगार मिला। औद्योगिक इकाइयों से 3 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिला। ODPD यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से 25 लाख लोगों को रोजगार मिला। 50 लाख से ज्यादा लघु उद्योगों से 1 करोड़ 80 लाख लोगों को रोजगार मिला। योगी सरकार की नई उद्योग नीति से 5 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला। 40 लाख से ज्यादा कामगारों को स्किल मैपिंग के बाद रोजगार मिला। शॉपिंग वेबसाइट से 65,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला। नोएडा में स्टेट डेटा सेंटर की स्थापना होने वाली है, जिसमें 50,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलने वाला है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रोजगार पर अपना रिजल्ट पहले से ही डिक्लेयर कर दिया है, क्योंकि सबको इस बात का एहसास है कि 2022 के चुनाव में विपक्ष बेरोजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा बनाने की फिराक में है। यही वजह है कि इस मुद्दे की शुरुआत से पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे का काउंटर कर दिया है। योगी को लेकर आजकल सोशल मीडिया पर कई तरह की चर्चाएं हैं। ठीक इसी तरह यूपी को 4 टुकड़ों में बांटने की न्यूज चलाई जा रही है। ऐसी न्यूज फैलाई जा रही थी कि योगी को कमजोर करने के लिए यूपी को 4 हिस्सों में बांट दिया जाएगा, लेकिन इस न्यूज को यूपी सरकार के सूचना विभाग ने फैक्ट चेक में खारिज कर दिया। यानी यूपी के बंटवारे की खबरें गलत है और यूपी चुनाव में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तैयारी सिर्फ योगी ही नहीं बल्कि ओवैसी भी कर रहे हैं।
असदुद्दीन ओवैसी यूपी में 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर से भी हाथ मिला लिया है। ओम प्रकाश राजभर ने भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है। भागीदारी संकल्प मोर्चा में कुल 9 छोटी छोटी पार्टियां हैं। AIMIM और राजभर मिलकर ओबीसी, दलित और मुस्लिम वोट का एक वोट बेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये ओम प्रकाश राजभर हैं, जो ओवैसी के लिए यूपी में जमीन तैयार करने का काम कर रहे हैं। आखिर कौन है ये ओम प्रकाश राजभर? ओम प्रकाश राजभर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं। 2017 का विधानसभा चुनाव ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा था। ओम प्रकाश राजभर यूपी सरकार में मंत्री भी बनाए गए, लेकिन मतभेदों के चलते राजभर इस्तीफा देकर बीजेपी गठबंधन से अलग हो गए। सूत्रों की माने तो खबर यह भी है कि बीजेपी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को दोबारा बीजेपी गठबंधन के तले लाना चाहती है, लेकिन राजभर बीजेपी के साथ जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। ये पूरी तरह थक गए, जानते हैं हमको खत्म करने के लिए इन्होंने राज्यसभा बनाया, इन्होंने हमको खत्म करने के लिए कैबिनेट मंत्री बना करके खुद दौड़ाया, हमको खत्म करने के लिए विधायक बनाया, हमको खत्म करने के लिए अमित शाह जी कम से कम दर्जनों रैली किए, हमको खत्म करने के लिए योगी जी खूब एड़ी चोटी लगाए, लखनऊ बुला करके लोगों से मिलना, चारों तरफ मतलब इन्होंने पूरी कोशिश करके थक गए। तब इनको हो गया है कि ओम प्रकाश को कैसे पकड़ा जाए। अरे ओम प्रकाश राजभर, हम जानते हैं कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होके जाता है, तो लखनऊ का भी रास्ता जिसको पकड़ना है तो बिना ओम प्रकाश राजभर के रास्ता नहीं मिलेगा, लखनऊ की कुर्सी नहीं मिलेगी। हैदराबाद के ओवैसी ने ओम प्रकाश राजभर के साथ मिलकर यूपी में अपनी पार्टी की बिसात बिछानी शुरू भी कर दी है। यूपी के हर जिले में इस वक्त AIMIM का अध्यक्ष नियुक्त है। ओवैसी पहले भी यूपी में चुनाव लड़ने का प्रयोग कर चुके हैं और उन्हें छोटी छोटी सफलताएं भी मिल रही हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के जिला पंचायत चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने 78 उम्मीदवार उतारे थे। ओवैसी की पार्टी के 24 प्रत्याशी जिला पंचायत का चुनाव जीत गए थे। ओवैसी की पार्टी ने फिरोजाबाद में 11 सीटें, आजमगढ़ में 3 सीटें, संभल, अमरोहा, मेरठ और बागपत में 2-2 सीटें और गाजियाबाद, कानपुर, बिजनौर, इलाहाबाद और सीतापुर में 1-1 सीट पर जीत हासिल की है। AIMIM साल 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में 38 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत सकी थी। ओवैसी की पार्टी को 0.24% का वोट शेयर मिला। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM की भूमिका उत्तर प्रदेश के चुनाव में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि AIMIM जब भी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी तो उसकी सबसे जबरदस्त टक्कर होगी समाजवादी पार्टी से, क्योंकि समाजवादी पार्टी और ओवैसी का निशाना मुस्लिम वोट है। यही वजह है कि दोनों पार्टियों में आने वाले चुनाव में जबरदस्त टक्कर देखने को मिल सकती है। यानी अगर देखा जाए तो पहले यूपी में मुस्लिम वोट के सिर्फ 3 दावेदार थे, SP, BSP और कांग्रेस पार्टी, लेकिन अब मुस्लिम वोट के 4 दावेदार हैं, क्योंकि अब ओवैसी भी यूपी के चुनावी मैदान में कूद गए हैं। अगर हम यूपी के साल 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजों पर गौर करें तो यूपी के कुल 80 सीटों में से सिर्फ 6 मुस्लिम सांसद बन पाए थे और इनमें से 5 ऐसे हैं जो मुस्लिम बहुल इलाकों से खड़े होकर जीत पाए। अमरोहा से कुंवर दानिश अली सांसद बने। अमरोहा में करीब 41% मुस्लिम वोट है। सहारनपुर से हाजी फजलुर रहमान सांसद बने, यहाँ करीब 42% मुस्लिम वोट है। रामपुर से मोहम्मद आजम खान सांसद बने, यहाँ करीब 51% मुस्लिम वोट है। मुरादाबाद से HT हसन सांसद बने, यहाँ करीब 47% मुस्लिम वोट है। संभल से शफीकुर रहमान बर्क सांसद बने, यहाँ करीब 78% मुस्लिम वोट है। ओवैसी भी इन मुस्लिम बहुल इलाकों में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी यूपी के चुनाव में जातीय समीकरण को देख करके अपनी तरफ लाने की भरपूर कोशिश करने में जुट गई है। यही वजह है कि छोटे और क्षेत्रीय दल के नेताओं से मेल मुलाकातों का दौर लगातार जारी है, जो लोकल लेवल पर अपने मुद्दों के साथ बड़ा इम्पैक्ट कर सकते हैं। और इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह भी यूपी में पूरी तरह से एक्टिव हो चुके हैं। अमित शाह यूपी में कुर्मियों पर प्रभाव करने वाली अपना दल की लीडर अनुप्रिया पटेल से मुलाकात कर चुके हैं। अमित शाह गोरखपुर से बीजेपी के सांसद संजय निषाद से मुलाकात कर चुके हैं, जिनकी गोरखपुर में निषाद वोटरों पर अच्छी पकड़ है। यानी यूपी में कास्ट पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा माइक्रो लेवल मैनेजमेंट शुरू हो चुका है। छोटे दल, क्षेत्रीय दल की कितनी भूमिका रहने वाली है इस बार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगियों का हमेशा ख्याल भी रखा है और उनका सम्मान भी किया है।
और शायद इसलिए अगर आप शुरू से आज तक देखें, भारतीय राजनीति में भी भारतीय जनता पार्टी के साथ 17, 18, 19 दलों ने मिलकर 55 साल की सरकार चलाई है। उत्तर प्रदेश में भी हमारे साथ में निषाद पार्टी और अपना दल हैं, काफ़ी समय से हमारे साथ हैं और हमने कई चुनाव मिलकर साथ में लड़ाए, स्वाभाविक सहयोगी के रूप में हमारे हैं और हम उनके साथ चुनाव पहले भी लड़े हैं, वर्तमान में भी लड़ रहे हैं। सबका सहयोग हमको मिलता है, हमारी शक्ति और बढ़ती है। तो इस पे किसी को इतराज क्या होना चाहिए? जो गांव में खेती कर रहे होंगे, अभी राम सकल राजभर से लोगों को देख, उनको पता ही नहीं गांव में वो अनाज काटने गए, उनको समय मिलता है कि आप राज्यसभा के सदस्य बन गए। इस प्रकार से छोटे से कार्यकर्ता का भी हम ख्याल रखते हैं और हर जाति का ख्याल रखते हैं। तो ये जातिवादी व्यवस्था के आधार पर नहीं, क्रिया और कर्म के आधार पर सबको मिलाकर चलने की जो प्रवृत्ति है, वही भारतीय जनता पार्टी की मजबूती है और उस मजबूती के आधार पर हम काम करते हैं और सफल होते हैं। निषाद वोटरों को साधने के लिए बीजेपी ने जयप्रकाश निषाद को राज्यसभा से प्रत्याशी बनाया है। जयप्रकाश निषाद को 2 साल पहले योगी आदित्यनाथ बीजेपी में लेकर आए थे। यूपी की 135 विधानसभा सीटों पर निषाद वोटरों का प्रभाव माना जाता है। मिसाल के लिए गोरखपुर की 9 विधानसभा सीटों पर 6 लाख से ज्यादा निषाद वोटर हैं। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट, राजनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने एक कमेटी बनाई थी, रिपोर्ट आकर के रखी हुई है। लागू करने का समय तब तक वो कुर्सी चली गई, उस रिपोर्ट को लागू कर दीजिए। तो इन्होंने कहा कि सरकार बनते ही 6 महीने में हम लागू कर देंगे। हमको भी लगा कि भाई जो नाई है, गोंड है, पाल है, प्रजापति है, बिंद है, केवट है, मल्लाह है, राजभर है, चौहान है, अर्कवंशी है, बारी है, बंजारा है, इनका भी भाग्य खुलेगा, ऐसी उम्मीद हमको लगी। अमित शाह जी ने सामाजिक न्याय समिति रिपोर्ट पर साफ साफ मुझसे कह दिया कि यह लागू नहीं होगा। हमने कहा क्यों? कहें कि कुर्मी नाराज हो जाएगा, यादव नाराज हो जाएगा। हम कहे तो यादव आपको यूपी में वोट कहाँ देता है? कहाँ देश में देता है। तो हमने कहा तो फिर हमसे आपने वादा क्यों किया? कहा चुनाव में ये सब चलता है। हमकी शिक्षा, कहा जैसे चल रहा है चलने दो, आप राजनीति करो, मंत्री बन गए हो, एमएलए बन गए हो, अब राजनीति करो और ज्यादा उछल कूद न करो। हम के देखिए, हम यहाँ आपके यहाँ मंत्री बनने के लिए नहीं आए हैं, हम जो गरीबों के मूल अधिकार हैं उसको हम लेने के लिए आपके पास आए हैं। तो जब ये तमाम तरह की बातें वो करने लगे तो काफी हमारे उनकी नोकझोंक हो गई। जब लागू करने की बात आई तो अमित शाह जी ने ये बात कहा, तो फिर हमने कहा कि तब आपके साथ रहने लायक मैं नहीं हूं, मैं छोड़ दिया। जितिन प्रसाद को भी बीजेपी में लाने की योजना जातीय समीकरण को साधने की कोशिश है। दरअसल यूपी में जितिन प्रसाद ही वो चेहरा थे जो ब्राह्मण मंच और ब्राह्मण संगठन बनाकर योगी के खिलाफ माहौल बना रहे थे, लेकिन बीजेपी जितिन प्रसाद को ही तोड़कर बीजेपी में ले आई ताकि ब्राह्मणों की नाराजगी वाला कोई मुद्दा अगर है भी तो खत्म हो जाए। सबका ये कहना है कि ब्राह्मण पॉलिटिक्स को लेकर के चूंकि डेंट हुआ था, इस वजह से इस डेंट को कंट्रोल करने के लिए, डैमेज कंट्रोल करने के लिए जितिन प्रसाद की वापसी कराई गई, जबकि भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मण समाज से बड़े बड़े नेता आते हैं, आप खुद भी उनमें से एक हैं। देखिए, लोग मिथ्या प्रचार करके भारतीय जनता पार्टी को दुष्प्रचारित कर देंगे, उसमें वो सफल नहीं होंगे। पिछले बार भी इस प्रकार की तमाम चर्चाओं को लोगों ने किया था जगह जगह। भारतीय जनता पार्टी ने एक भी ऐसा काम नहीं किया है जो किसी की भावना को आहत पहुंचे। सभी जाति, सभी वर्ग के लिए भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। हमारा है कि हर व्यक्ति को आरक्षण का, छोटी छोटी जाति, चाहे अनुसूचित वर्ग है, चाहे पिछड़ा वर्ग है, चाहे अति पिछड़ा वर्ग है, उनको मिले, वैसे सवर्ण को भी मिले। जो हमने आर्थिक आरक्षण का जो लाए हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के लोग लाए हैं। ये तो अभी शुरुआत है। यूपी का चुनाव अगले लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जाता है, इसलिए इस चुनाव में जंग बहुत जोरदार होने वाली है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।